नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में कुछ चुभने वाले सवालों के साथ आज उस विक्ट्री परेड की बात करेंगे जहां जश्न के बीच मौत की भगदड़ आ गई। कुछ ही देर में 10 लोगों की जान चली गई। ये सब कुछ हुआ है हाईटेक सिटी बेंगलुरु में। दर्दनाक तस्वीरों के साथ आरसीबी विक्ट्री परेड में भगदड़ की पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर आज देश भर में सरेंडर वाली राजनीति ट्रेंड कर रही है। राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, उनकी मानसिकता खराब है, इसीलिए सेना का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में चल रहे सियासी कलेश को आपको दिखाएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को जातीय जनगणना वाले अपडेट भी दे दें, जिसकी तारीख आ गई है। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराएगी। पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। 30 अप्रैल को पहली बार जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है और इसमें इंडियन आर्मी को बदनाम करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सेना पर विवादित बयान दिया था। संसद के मॉनसून सत्र का कैलेंडर आ गया है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार नियमों के तहत मॉनसून सत्र में किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। सत्ता में आपको ये बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अमेरिका में हुए लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गए। भारत के खिलाफ उनका झूठ पकड़ा गया। अमेरिकी पत्रकार के सवालों के सामने बिलावल भुट्टो की कैसे बोलती बंद हो गई, आप देखिएगा। न्यूज मित्रों को कोरोना का अपडेट भी दे दें। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के एक्टिव केस की संख्या 4300 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र एडवाइजरी जारी कर रहा है। राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज एक ऐसी खबर से करते हैं जिसमें जश्न और मातम दोनों है। आपने आज सुबह किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में या चैनल की ब्रेकिंग न्यूज में ये देखा होगा कि 18 वर्षों के बाद बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने आईपीएल जीतने के सूखे को खत्म कर दिया। कल रात को जब ये हुआ तो बेंगलुरु पूरी रात नहीं सोया। लेकिन इसी जीत का जश्न मनाने में जो घटना हुई उसके कारण भी आज लोग सो नहीं पाएंगे। आरसीबी की पहली आईपीएल जीत के जश्न के दौरान आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मच गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा प्रशंसक घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब प्रशंसक आरसीबी टीम द्वारा आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाने के जश्न में शामिल हो रहे थे। दरअसल पहले आरसीबी की जीत पर परेड निकालने का फैसला हुआ, लेकिन पुलिस ने कहा कि वो इंतजाम नहीं कर पाएगी। इसके बाद यह तय हुआ कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया जाएगा। दरअसल कल की जीत के बाद आज सुबह जैसे ही आरसीबी की टीम एयरपोर्ट पहुंची, हजारों लोग वहां मौजूद थे। वहीं से भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में करीब 50,000 से ज्यादा लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास पहुंच गए। वो किसी भी कीमत पर स्टेडियम में दाखिल होना चाहते थे। स्टेडियम में प्रवेश करने के दौरान कुछ लोग गिर गए। जल्दी अंदर घुसने की कोशिश के कारण भगदड़ मच गई। लोग जश्न की एक झलक पाने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए, कुछ दीवार पर तो कुछ गेट के ऊपर से स्टेडियम में चढ़ने की कोशिश करने लगे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे भगदड़ बढ़ गई। पहले खबर आई कि 3 लोगों की मौत हुई है, फिर यह आंकड़ा 8 हुआ और अब तक की जानकारी के अनुसार 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा घायल हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौत की जो भगदड़ हुई उसे लेकर पुलिस के लिए सत्ता का एक जरूरी प्रश्न पत्र है, जिसका जवाब हमारे साथ देश के करोड़ों न्यूज मित्र भी जानना चाहते हैं। हम आपके सामने वो सवाल रखते हैं कि वो कौन से अहम सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं उन तमाम लोगों से जो इंतजाम कर रहे थे इस जश्न का। सबसे पहला और बड़ा सवाल इस प्रश्न पत्र का यह है कि रात के जश्न की तस्वीरें देखकर भी भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाई पुलिस। ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न ये कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ मैनेजमेंट के लिए क्या इंतजाम किए गए थे, किस तरह के बंदोबस्त किए गए थे। इसके बाद तीसरा बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से पुलिस को पता था कि भीड़ जबरदस्त होगी, उसके लिए क्या तैयारी पुलिस द्वारा की गई थी। यानी ये जानकारी होने के बावजूद कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ होंगे और लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे, क्या तैयारी की गई। चौथा बड़ा प्रश्न ये है कि किस तरह से
पुलिस को व्यवस्था करने में नाकाम थी तो स्टेडियम में इवेंट को रोका क्यों नहीं गया, क्यों नहीं मना किया गया? जैसे परेड को मना किया गया वैसे ही स्टेडियम के इवेंट को भी मना कर देना चाहिए था। एक और सवाल ये कि संवेदनशीलता भी, क्योंकि इस सवाल की जड़ में ये बात है कि किस तरह से संवेदनशीलता को भी कुचल दिया गया है। स्टेडियम के बाहर भगदड़ के बाद भी अंदर जीत का जश्न क्यों चलता रहा? इस जीत के जश्न को आखिर रोका क्यों नहीं गया? बेंगलुरु देश का एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और उनके ऑफिस हैं, जहां यह तय किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या होना चाहिए। इसके लिए मीटिंग की जाती है, विमर्श किया जाता है और वहां की सत्ता भी इसे अपने लिए गर्व और गौरव से जोड़ कर देखती है। लेकिन आज भी बेंगलुरु में वो तकनीक नहीं है जो भीड़ का नियंत्रण कर सके। बेंगलुरु में वो तकनीक नहीं है कि विक्ट्री परेड का सफलतापूर्वक आयोजन कराया जा सके। वो तकनीक भी नहीं है जिससे किसी भगदड़ को रोका जा सके। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। जो जहां भगदड़ हुई और भगदड़ में कुचले गए लोग, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, उसकी एक रील देखिए, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह की अव्यवस्था यहां पर थी। This is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a procession, but the crowd was very uncontrollable. So we dropped that procession. So I appeal to excuse us. Even from the Vidhan Soda till here, though the rain came and it was the crowd was uncontrollable. The police also was finding very difficult, so we stopped the procession. We brought a open vehicle also there. I think you saw that. Yeah. Sir, there was So a we family, sir. At least 7 people have died. As No, all no, been said, sir. no. Can you confirm that? I can't confirm anything. Just now from the just now from the Vidhan Soda, I couldn't bring I had to bring the secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much. There are a lot of people who are actually injured. So I think that's the reason all the gates are closed and no one is allowed now. क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर हज़ारों लाखों की भीड़ जुटेगी? इतनी बड़ी जीत थी आरसीबी टीम की आईपीएल में। बड़े बड़े नाम विराट कोहली जैसे वहाँ पर शामिल होने वाले थे। पहले से इंतज़ामात नहीं किए गए, पहले से पुलिस और सुरक्षा नहीं लगाई गई, पहले से वहाँ पर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए। उल्टा भीड़ को जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, ये दिखाता है कि एक कंप्लीट फेलियर हुआ है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम से भगदड़ की कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। एक बार आपको उन तस्वीरों को देखना चाहिए जिन्होंने व्यवस्था और संवेदनशीलता को कुचल दिया। इन तस्वीरों से ये साफ हुआ कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। जब भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। स्टेडियम के बाहर खड़े फैंस पर पुलिस की तरफ से लाठियां भाजी गई। यानी स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न चल रहा था तो बाहर फैंस पर लाठीचार्ज किया जा रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर कितनी बड़ी संख्या में आरसीबी के फैन मौजूद थे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। भीड़ बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग पेड़ों और वहां खड़ी गाड़ियों पर चढ़ गए, जिससे कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। स्टेडियम की बाहरी दीवारों पर भी कई लोग चढ़ गए। कुल मिलाकर स्टेडियम के बाहर हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नजर आए। इसी दौरान ज्यादा भीड़ की वजह से कुछ लोग जमीन पर गिर गए। भीड़ और अफरा तफरी इतनी ज्यादा थी कि इन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुछ लोग इन्हें कुचलते हुए इनके ऊपर से निकल गए, जिससे कई लोगों की जान चली गई तो कुछ लोग बेहोश हो गए। घायल और बेहोश हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस भगदड़ में 20 लोगों के घायल होने की खबर भी है। इन तस्वीरों से ये साफ है कि पुलिस को कोई भीड़ का अंदाजा नहीं था। असल में सच ये है कि पुलिस को इस भीड़ का अंदाजा उस जश्न से लगा लेना चाहिए था जो कल आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में हुआ था। ये वो लोग थे जो पिछले 18 वर्ष से आईपीएल की ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे। ई साला कप नाम दे, मतलब इस साल कप हमारा होगा। आरसीबी के फैंस पिछले 18 वर्ष से यही लाइन बोलकर अपना दिल बहला रहे थे। इस साल जिंदगी के 2 महीने पूरे शिद्दत से अपनी टीम आरसीबी में निवेश करते थे ये, और कभी ना कभी तो ये लाइन सच होगी, इस उम्मीद के साथ। लेकिन कल ये लाइन बदल गई और अब नई लाइन है ई साला कप नाम दूं, मतलब ये कप अब हमारा हुआ।
कल जब ऐसा हुआ तो बेंगलुरु की सड़कों से दिन और रात का फर्क मिट गया। ट्रैफिक के लिए याद किए जाने वाले बेंगलुरु की सड़कों पर आधी रात बेहिसाब लोग जमा हो गए, पटाखे जलाए गए। 18 वर्षों से मन में दबा हुआ एक गुबार अचानक फट गया हो, ऐसा जश्न हुआ जिसमें कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए ताकि आप ये समझ सकें कि दरअसल हालात क्या थे। कल आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में जो सेलिब्रेशन हुआ उसे देखकर एक और बात कही जा रही है कि अब इंडियन प्रीमियर लीग उस स्तर पर पहुंच गया है जैसा क्रेज फ्रांस में फुटबॉल से जुड़ी प्रीमियर लीग का है। हालांकि इस तरह के हादसे वहां के जश्न में भी होते हैं। पूरी दुनिया में जो खेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो फुटबॉल है, जिसके फैंस की संख्या विश्व में करीब 4 अरब है। आपने अक्सर ऐसे जश्न की तस्वीरें किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में विजेता चैंपियंस के फैंस की देखी होंगी। 3 दिन पहले फ्रांस में पेरिस सेंट जर्मेन चैंपियंस लीग में जीत के बाद भी ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। हालांकि उस जश्न के दौरान हुई हिंसा में 2 लोगों की जान भी गई थी और पिछले 20 घंटे में बेंगलुरु में जो हुआ है उसमें अब तक सिर्फ जश्न की चर्चा हो रही थी। जश्न के वीडियो आ रहे थे, लेकिन अब मातम से जुड़े कुछ सवाल भी हैं। वैसे सोशल मीडिया पर इस खबर और इस जश्न का एक और एंगल ट्रेंड कर रहा है, जिसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। असल में कल के जश्न की तस्वीरें उस बेंगलुरु से आई हैं जो कर्नाटक की राजधानी है, जहां पिछले कुछ दिनों से भाषा का विवाद भी बहुत सुर्खियों में रहा है, जहां से कन्नड़ ना बोलने की वजह से दफ्तरों में बहसबाजी वाले वीडियो आए हैं। हिंदी और कन्नड़ को लेकर सियासी कलेश हुआ है, लेकिन कल जो आरसीबी टीम आईपीएल की चैंपियन बनी है उस प्लेइंग 11 में सिर्फ एक खिलाड़ी बेंगलुरु का था, जिनका नाम है मयंक अग्रवाल। लेकिन टीम के बाकी सभी खिलाड़ी या तो फॉरेन प्लेयर हैं या दूसरे राज्यों से हैं। जैसे खुद आरसीबी टीम के कप्तान रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली दिल्ली से हैं और शायद कन्नड़ भाषा बोलने में ये सब पूरी तरह से सहज भी ना हो। बावजूद इसके सभी खिलाड़ियों ने मिलकर इस टीम को चैंपियन बनाया। इसीलिए ये जीत उन सभी लोगों के लिए एक सीख है जो भाषा विवाद के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। उन्हें समझना होगा कि तरक्की हो, विकास हो या जीत हो, ये सब किसी एक भाषा या एक क्षेत्र से बंधे नहीं हैं। कामयाबी मिलकर ही हासिल होती है, फिर चाहे वो कामयाबी टीम की हो या देश की। वैसे आज अगर बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स की बात हो और विराट कोहली का जिक्र ना हो तो शायद ये खबर अधूरी रह जाएगी। शायद आपको ये ना पता हो कि विराट कोहली आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो 18 वर्ष से एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलते रहे, लड़ते रहे, गिरते रहे, उठते रहे और आखिर में उस मुकाम पर पहुंचे जिसके लिए वो हर साल 0 से शुरुआत करते थे। कल आईपीएल में इस जीत के बाद विराट कोहली के नाम के साथ अ कंप्लीट मैन का टाइटल भी जोड़ा जा रहा है और इसकी वजह यह है कि करियर इंटरनेशनल क्रिकेट का हो या निजी जीवन हो, विराट के मन के एक कोने में सब कुछ होने के बावजूद एक अधूरापन था जो कल आईपीएल टूर्नामेंट में मिली जीत के बाद भर गया है। और ये बात मैच खत्म होने से पहले उनकी आंखों से निकल रहे आंसू बता रहे थे। यूपीएससी के अभ्यर्थियों को भी केवल 6 मौके मिलते हैं, जबकि विराट कोहली ने 18 बार 18 वर्षों तक आईपीएल जीतने की कोशिश की। इस समय में उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो आध्यात्मिक हो गए। इन 18 वर्षों में उन्होंने कई कामयाबियां हासिल की, बुरा दौर देखा, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी का ये सूनापन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि कल ये भी खत्म हो गया और इसीलिए आईपीएल में विराट का ये सफर एक सबक है कि संयम, धैर्य और आत्मविश्वास के आगे ही सफलता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 18 वर्षों की तपस्या को फल तो मिला है, लेकिन कड़वाहट के साथ। आईपीएल में आरसीबी की ऐतिहासिक जीत ने फैंस की आंखों में खुशी ला दी, मगर सिस्टम की लापरवाही ने कुछ आंखों से आंसू और कुछ घरों में मातम भी ला दिया। सोचिए, एक टीम के लिए लोग 18 वर्ष इंतजार कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन 2 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सका। जश्न के नाम पर बेंगलुरु की सड़कों पर जो अराजकता फैली वो किसी खेल भावना की जीत नहीं बल्कि अव्यवस्था की हार थी।
10 फैंस जो शायद सिर्फ टीम की खुशी में एक साथ सांस लेना चाहते थे, अब हमेशा के लिए खामोश हो गए। क्या उनकी मौत का जवाबदेह कोई है, या ये भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना वाली सरकारी फाइल में दर्ज होकर रह जाएगा? मैदान में आरसीबी ने जीत दर्ज की, पर शहर की सड़कों पर सिस्टम बुरी तरह हार गया। जश्न मनाना गलत नहीं, लेकिन बिना व्यवस्था के जश्न जानलेवा हो जाता है। इस जीत के जश्न में जो जानें गईं, वो जीत की नहीं, प्रशासन की नाकामी की गूंज है। और सत्ता में अब बात करेंगे आतंकवाद पर एक्सपोज हो चुके पाकिस्तान की झूठ नीति की, पाकिस्तान की नकल नीति की और पाकिस्तान की बेशर्म नीति की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हुए देखा होगा, उनको सुना होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को झूठ बोलते कई बार सुना होगा, लेकिन आज झूठे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती वाला तमगा लग गया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो भी विदेशी पत्रकार के तीखे सवालों के बाद। दुनिया जान चुकी है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजा, उसकी नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी विदेश में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज दिया। अमेरिका जाने वाले प्रतिनिधिमंडल की कमान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को मिली थी। कल रात प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया होगा। आप इसे ऐसे समझिए, अमेरिका में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बिलावल भुट्टो का लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लाइव वो इस टेस्ट में फेल भी हो गए। स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो अगल बगल झांकने लगे। अमेरिकी पत्रकार ने सबके सामने ऐसा सवाल पूछा कि बिलावल भुट्टो शर्म से लाल हो गए। बिलावल गए तो थे अमेरिका में पाकिस्तान का पक्ष रखने, लेकिन भारत के खिलाफ उनके झूठ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि झूठ की आयु बहुत कम होती है और झूठ के बाद बेइज्जती की पूरी गारंटी है। बिलावल भुट्टो अमेरिका में पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान उल मरसूस पर अपना पक्ष रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने धर्म को मुद्दा बनाकर भारत को टारगेट करने की कोशिश की, मुस्लिम धर्म के नाम पर हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन की तरह उनका झूठ भी हवा में ही नष्ट हो गया। इसे सिर्फ 2 मुख्य बातों से समझिए, उसके बाद इसका वीडियो प्रमाण भी आपको दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने पहला झूठ ये बोला था कि भारत ने पहलगाम हमले की आड़ में मुसलमानों की छवि खराब की। इस पर अमेरिकी पत्रकार ने कहा कि उन्होंने भारतीय सेना की ब्रीफिंग्स में मुस्लिम अधिकारी को देखा, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं था। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले को भारत सरकार सियासी मकसद से इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी पत्रकार ने सीधे सीधे बिलावल भुट्टो को बता दिया कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग कर रही थी। ऐसे सवाल से बिलावल भुट्टो शर्म से पानी पानी हो गए। वो इसका खंडन भी नहीं कर पाए, बस उन्होंने सिर हिलाया और कहा कि जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर आज आपको वो तस्वीर भी देखनी चाहिए जिसका जिक्र अमेरिका के पत्रकार अहमद फतेही कर रहे थे। ये भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो वीडियो है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार दिखा, जिसमें भारत की सेना पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी दे रही थी। ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके साथ 2 महिला ऑफिसर रहती थी। एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। अमेरिका में पत्रकार ने पाकिस्तान को कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर जवाब दिया और ये संदेश दिया कि भारत ने धर्म देखकर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि देश हित में कार्रवाई की गई थी। हालांकि पाकिस्तान बेशर्म है, उसे अपनी ही फजीहत की आदत रही है। ऐसा पहले भी कई बार देखा जा चुका है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। बिलावल भुट्टो भी इसमें पीछे नहीं रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सफाई भी दी और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान आतंकवाद पर झूठ बोल रहा है, सफाई दे रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए खुद को विक्टिम बता रहा है। आप इसे इन 2 तस्वीरों से समझिए। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका की है, जहां बिलावल भुट्टो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित बता रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की है, जहां वहां के नेता आतंकियों के साथ मंच साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेता आतंकवादी सरगनाओं को अपना सब कुछ बता रहे हैं, खुलेआम आतंकवादियों की सभाओं में प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक मोहम्मद अहमद खान आतंकवादियों की एक जनसभा में खुलेआम ये कह रहे हैं कि उनके हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी से दूसरी तरह के रिश्ते हैं।
ये भी बता रहे हैं कि उनके पिता और हाफिज सईद आपस में बहुत गहरे मित्र थे। उनके संगठन ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। इस जनसभा में कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और आतंकवादी सरगना और लश्कर का डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। आतंकियों के साथ पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक मोहम्मद अहमद खान के याराने को देखा आपने। ये भी देखा कि वो कैसे हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकी को अपना आदर्श मानते हैं। आपको अब पहलगाम आतंकी हमले के सूत्रधार सैफुल्लाह कसूरी के नफरती और जिहादी प्रवचन को भी सुनना चाहिए, जो पहलगाम अटैक से ठीक पहले दिया गया था। इसकी मानसिकता को सुनने के बाद आप अच्छे से ये आकलन कर पाएंगे कि पाकिस्तान की सत्ता कैसे आतंकियों के सामने नतमस्तक है। जिस पाकिस्तान को यूएन में शांति के कबूतर उड़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, वो पाकिस्तान चीन से आतंकवाद की नई ट्रेनिंग ले रहा है। इसे आप सत्ता की अगली खबर से समझ सकते हैं। खबर यह है कि चीन पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स को J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की ट्रेनिंग दे रहा है और ये ट्रेनिंग गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में दी जा रही है, जो भारत की सीमा से लगा हुआ इलाका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को मिले कई चीनी हथियार मार गिराए थे। इससे पहले भी चीन और पाकिस्तान के आतंक के गठबंधन के कई सबूत मिल चुके हैं। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकियों की मिली भगत भी दुनिया के सामने आ चुकी है। ऐसी स्थिति में अब चीन पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स को J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की ट्रेनिंग दे रहा है। इसे आप क्या मानेंगे? ये दावा पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने किया है। नजम सेठी पाकिस्तान के अंदरूनी खबरी हैं और प्रोपेगेंडा का प्रचार करना उनका मुख्य पेशा है। तो ये हो सकता है कि यह खबर भी उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो, इसलिए हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन नजम सेठी के दावे में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, सेना और आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रचे, चीन के साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाए, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है, एक साथ है। भारत के विपक्षी दलों ने भी दुनिया के दूसरे देशों में जाकर यह बता दिया कि राष्ट्रवाद के सामने आतंकवाद खत्म होना तय है। विदेश गए डेलीगेशन में ओवैसी भी थे, जिनके हैदराबाद लौटने के बाद जय हिंद वाले पोस्टर लगे हैं। हैदराबाद में लगे ओवैसी के पोस्टर में लिखा है, एक आदमी आतंक के खिलाफ। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी अपने राष्ट्रवादी बयानों से कई बार पाकिस्तान को एक्सपोज कर चुके हैं। चलिए पाकिस्तान की खबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं। वैसे तो इस खबर के मूल में भी पाकिस्तान ही है, लेकिन उस पर सियासत हिंदुस्तान में हो रही है। दरअसल भारत में कल शाम से एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, सरेंडर। इस शब्द का इस्तेमाल कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया था। राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तभी उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक फोन पर सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी के इतना कहने के बाद सरेंडर शब्द राजनीतिक सूचकांक पर फिर से ट्रेंड करने लगा। एक बार पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने शब्दशः क्या कहा, फिर आपको इस पर शुरू हुए क्लेश और मौखिक युद्ध की विस्तृत कुंजी भी दिखाएंगे। क्या कर रहे हो? बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो, कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। राहुल गांधी के इस बयान से ऐसी आग लगी जैसे राजनीति की सूखी घास हो।
बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानों का ऐसा कलेश शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पहले राहुल गांधी का बयान आया और फिर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में ऐसा दिखाया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी को आदेश दे रहे हैं और पीएम मोदी उन्हें जी हुजूर कह रहे हैं। राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के पोस्टर के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया और दावा किया कि राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे पाकिस्तान की आर्मी और वहां के आतंकी भी नहीं देते हैं। बीजेपी के अलग अलग प्रवक्ता कांग्रेस सरकार में सरेंडर की पूरी लिस्ट लेकर आ गए। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 1965 में जीता हुआ हाजी पीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में कश्मीर का हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 देश सरेंडर कर दिया। बीजेपी की इस लिस्ट के जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बनाने गए थे, लेकिन वो फिल्म नरेंद्र का सरेंडर बन गई। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है। ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा, हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा, क्यों नहीं जवाब देते? इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का मतलब भारत नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी का मतलब भारतीय सेना तो कतई नहीं हो सकता। 12 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई, पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखाते हुए सिंदूर सिंदूर सिंदूर। कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को, आंख उठाकर? नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच तर्कों और तथ्यों की इस लड़ाई में और भी कई दल कूदे, कुछ कांग्रेस के साथ तो कुछ बीजेपी के साथ दिखाई दिए। कुल मिलाकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सरेंडर करने वाला कहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है, आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। किसी तीसरे के दबाव में आपने सीज फायर किया है, तो आपको सरेंडर नहीं तो क्या डिफेंडर कहें? आप पाकिस्तान और चीन के एजेंट बनकर के इस प्रकार की बातें करना, ये भारत की सेनाओं का अपमान है, भारत की जनता का अपमान है, भारत की शानदार विजय का अनादर करने के समान है। बीजेपी तो हमलावर होने के बाद एजेंट वेजेंट कहने लगती है, तो वो तो बिलो द बेल्ट, फिर गुडविल मिशन क्यों भेजा था भाई? वो एलओपी भी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरा है, तो हमें अपनी भाषा और भाव को बीजेपी से बिल्कुल अलग दिखाना होगा।
हूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।